प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया था। पंचायती राज अर्थात स्थानीय शासन ये संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि में राज्य सूची का विषय है, और जो राज्य सूची का विषय है उस पर कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही केंद्र सरकार कोई अधिनियम या नियम बना सकती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ऐसा ही अधिनियम था जिस पर 50% से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रारूप नाथूराम मृदा समिति की अध्यक्षता में गठित एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस अधिनियम में ग्राम सभा की अवधारणा सम्मिलित की गई है। ग्राम सभा हम अध्ययन कर चुके हैं कि एक ऐसी संस्था होगी जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त पंजीकृत मतदाता होंगे जो राज्य विधानसभा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस अधिनियम में ग्राम, मध्य स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किए गए। लेकिन वे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर मध्य स्तर पंचायत की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी छूट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी। मध्य स्तर और जिला स्तर पर जो पंचायतें हैं, अर्थात मध्य स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, उनके अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होंगे। लेकिन ग्राम स्तर पर अर्थात ग्राम पंचायत जिनका अध्यक्ष सरपंच होता है, ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा ही निर्धारित होगी। इस व्यवस्थापन में अर्थात इस विधेयक में क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। आरक्षण परिचक्रण के आधार पर होगा या चक्रानुक्रम से होगा या रोटेशन से होगा। कोई एक बार जो इस बार आरक्षित है SC या ST वर्ग के लिए या महिला वर्ग के लिए, अगली बार जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित हो, वो सामान्य सीट में भी बदली जा सकती है, और ये आरक्षण लॉटरी सिस्टम से निकाले जाते हैं। पिछड़ी जातियों के संदर्भ में इस अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा गया है, उनके लिए भी स्थान आरक्षण करने के लिए राज्य सरकार प्रावधान कर सकती है। पंचायती राज संस्थाओं के समस्त स्तरों में अध्यक्ष पद कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर आरक्षित रहेंगे। अर्थात मान लीजिए किसी स्टेट में या किसी राज्य में 1000 संस्थाएं हैं और वहाँ पे जो जनसंख्या का प्रतिशत है, मान लो SC का 15% है और ST का 10% है, तो इतने ही पद उन संस्थाओं में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अर्थात आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। महिलाओं के संदर्भ में ऐसा नहीं है, लेकिन SC और ST के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में होगा। OBC के लिए भी यही प्रावधान कर दिए गए हैं। महिलाओं के लिए निर्धारित है कि 50% स्थान आरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। अगर ये संस्थाएं निर्धारित अवधि से पहले भंग हो जाती हैं तो भंग होने की तिथि से 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। इसी अधिनियम में पंचायतों को कर या शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
इसी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, जो राज्य सरकारों को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके बाद संस्तुति करेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ता है। भाग 9 का शीर्षक है पंचायती राज। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले 1994 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय सरकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। जहाँ तक संवैधानिक स्थिति का प्रश्न है, पहली बार स्थानीय सरकारें केंद्र व राज्य सरकारों के समकक्ष बनी हैं। अब आगे अध्ययन करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख लक्षण। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था में एकरूपता स्थापित की। इस एकरूपता में इन संस्थाओं की संरचना, संस्थाओं का गठन, संस्थाओं को प्रदान की गई शक्ति और संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य, इन सब में एकरूपता झलकती है। प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी, जिसमें गांव के मत देने वाले मतदाता सम्मिलित होंगे। प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, लेकिन उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति स्तर का गठन किया जाना आवश्यक नहीं है। तीनों स्तर की पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। तीनों स्तर की प्रत्यक्ष मतदान यानी डायरेक्ट वोटिंग से। तीनों स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य सरकारें विधानसभा में कानून बनाकर करेंगी। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों को पंचायत सदस्यों को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार होगा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद अनिवार्य रूप से राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में चुनाव संपन्न होंगे। जहां पंचायतें निलंबित होंगी, वहां 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने आवश्यक होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जब ये अधिनियम बना था तब 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 50% अर्थात आधी कर दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यही स्थिति पंचायतों के अध्यक्ष के संबंध में रहेगी, यानी अध्यक्ष के पद भी आबादी के अनुपात में आरक्षित रहेंगे और सदस्यों के पद भी आबादी के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, अर्थात राज्य सरकार पंचायती राज को अनुदान देगी। पंचायतें पथ कर यानी रोड टैक्स, जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे पंचायत समिति क्षेत्र से होकर कोई सड़क जाती है जिसका व्यवसाय की उपयोग हो रहा है, कर और फीस लेकर अपनी आय कर सकती है। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है और तदनुसार यानी उसके अनुसार अनुदान देने की अनुशंसा करता है। पंचायतों को अपना लेखा जोखा रखना होगा, आय व्यय का हिसाब रखना होगा। इसके लिए राज्य विधानसभा कानून बनाएगी और लेखों का लेखा परीक्षण करेगी। पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार करेंगी। साथ ही कृषि,
ग्रामीण आवास, जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। ये प्रमुख लक्षण थे जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा परिलक्षित होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन। यह अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर यह अधिनियम लागू नहीं हुआ। कौन से क्षेत्र थे? जिनको इस अधिनियम में निर्दिष्ट कर दिया गया था, उल्लेखित कर दिया गया था, वो क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये अधिनियम लागू नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय विकास परिषदें या स्थानीय विकास परिषदें पहले से ही कार्य कर रही हैं। पंचायतें 3 स्तरों पर गठित होंगी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर ही गठित की जाएंगी। मध्यवर्ती स्तर यानी कि पंचायत समिति गठित नहीं होगी, 2 ही स्तर होंगे, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का कार्य क्षेत्र राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित होगा। इन पंचायतों का कार्य क्षेत्र कितना होगा वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ये ग्राम सभाएं ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किए जाएं। यानी राज्य का विधानमंडल नियम बनाकर जो कर्तव्य और दायित्व और जो शक्ति इनको सौंपेगा, उनका ये उपयोग कर सकेंगे। पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन यानी ग्राम स्तर की पंचायत, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत, जिनके नाम हमारे यहाँ राजस्थान में अलग अलग हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इनको पंचायतों का गठन ऐसे करके पढ़ा जा रहा है। सभी स्तरों पर सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर सदस्यों के चुनाव, जैसे गांव में वार्ड पंच के चुनाव, पंचायत समिति में जिनको वार्ड पार्षद बोलते हैं, जिला परिषद में भी उनको जिला परिषद सदस्य बोलते हैं, पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य बोलते हैं। उनके जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे, उनको मनोनीत या ऐसे नहीं किया जाएगा बिना निर्वाचन के नियुक्त। ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाने का प्रावधान है, अर्थात सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस संबंध में छूट थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडलों ने ऐसा विधान बना दिया है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाएगा। लेकिन मध्यवर्ती स्तर और उच्च स्तर पर अर्थात प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव परोक्ष रूप से होगा, अर्थात पंचायत समिति सदस्य प्रधान का चुनाव करेंगे और जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व मध्य स्तर पर और मध्य स्तर के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर हो या ना हो, यह राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच, उसको पंचायत समिति में सदस्यता दी जाए या नहीं दी जाए। पंचायत समिति अध्यक्ष प्रधान को जिला परिषद में सदस्यता दी जाए या नहीं दी जाए, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। सांसद या विधानसभा के सदस्य, एमपी और एमएलए, ये मध्यवर्ती स्तर या उच्च स्तर के सदस्य हों, ये भी राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। सभी सदस्यों को, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों या ना चुने गए हों, मतदान करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन विभिन्न स्तरों पर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे प्रावधान इस अधिनियम विधेयक द्वारा किए गए। आरक्षण के संबंध में अध्ययन करते हैं। तीनों स्तरों पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा और इनमें 1/3 आरक्षण इन वर्गों की महिलाओं का होगा।
मान लीजिए 100 सीटें हैं और 100 कुल 100 सीटें हैं और 100 में से 15 सीटें मान लीजिए एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं, तो उन 15 में से 5 सीटें, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्षों का भी आरक्षण होगा, जिनमें इन वर्गों की 1/3 महिलाएं होंगी। तीनों स्तरों पर कुल सदस्यों और कुल अध्यक्षों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ये पद विभिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित होंगे, अर्थात बारी बारी से आवंटित होंगे। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण हो या ना हो, ऐसा प्रावधान राज्य विधानमंडल कर सकेंगे और राज्यों ने प्रावधान कर भी दिया है कि आबादी के अनुपात में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया गया है। अवधि, पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। यदि पंचायतों को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाने आवश्यक हैं। लेकिन इस प्रकार चुनाव कराने के बाद जो नई पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद गठित होगी, वो शेष 6 माह की अवधि के लिए, शेष उतनी अवधि के लिए होगी जितनी अवधि तक वह तब कार्य करती अगर भंग नहीं की गई होती। शक्तियां तथा अधिकार, राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। ऐसी शक्तियां राज्य विधानमंडल सौंप सकता है। वित्त के मामले में विधानमंडल पंचायतों को कर, पथकर, फीस लगाने, करों का बंटवारा करने, अनुदान लेने आदि का प्रावधान कर सकेगा। यानी विधानमंडल इनके वित्त के संबंध में नियम बना सकेंगे। हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने से संबंधित सिफारिशें देगा। पंचायतों के हिसाब किताब की जांच के संबंध में राज्य के विधान का नियम बनाने का प्रावधान राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है, अर्थात राज्य विधानमंडल इनके संबंध में नियम बनाएगा। पंचायतों के चुनाव कराने, निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का जो हमने अध्ययन किया है, जिसको केंद्र सरकार ने बनाया था, तो उससे स्पष्ट होता है कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में पहल कर रही है। 1993 में केंद्रीय सरकार ने राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की और उनके सचिवों की बैठक बुलाकर पहल की थी। इस बैठक में एक कार्य योजना भी तैयार की गई थी। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों को संदेश भेजकर भी पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन पर जोर दिया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का आधार प्रदान किया है। अब स्थानीय शासन की वही पहचान हो गई है जो केंद्रीय शासन और राज्य शासन की हो गई है।